देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले पादप तंतु। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनमें मोटी दीवारें एवं नुकीले सिरे होते हैं। तो ये है हमारा ए ऑप्शन, तंतु। ठीक है, ए। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान निम्न में से कौन सा एक जंतु फाइबर है? ऊन। ऊन जंतु फाइबर होता है। रिक्त स्थान में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रोइन है तथा कुछ कीटों को लार्वा द्वारा कोकून बनाने के लिए उत्पादित किया जाता है। रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पौधों के रेशों के सेलुलोज अंश को रसायनों में घोलकर तथा फिर इसे विस्कॉस विधि द्वारा फाइबर बनाकर बनाया जाता है। तो ये ऊन। नंबर 5, कपास रिक्त स्थान की खेती की प्रजातियों के बीजों का बाह्य त्वचा रोम या बाल है। गॉसिपियम। ये है कपास गॉसिपियम की खेती की प्रजातियों के बीजों का बाह्य त्वचा रोम या बाल है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीक्लेटिक एक कृत्रिम गुफित टाँका है जो हाथ या चेहरे के घावों की मरम्मत के लिए अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान एक ऐसी तकनीक है जो घाव को बंद करने के लिए टाँका सामग्री के विभिन्न धागों का उपयोग करती है। तो बाधित टाँके। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शुष्कीकरण तापमान और आर्द्रता के संबंध में वायुमंडलीय स्थिति में किया जाता है। चलो अब अतिरिक्त क्वेश्चन शुरू करेंगे। फार्मेसी में रेशों के क्या उपयोग हैं? फार्मेसी में निम्नलिखित उपयोग हैं रेशों के। नंबर फर्स्ट, रेशों का उपयोग लिगेचर, ओटिड, सिल्क, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, इनका उपयोग लिंट और गेज बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, इनका उपयोग फिल्टरिंग माध्यम और स्ट्रेनिंग माध्यम के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग इंसुलेशन उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब देखिए, रेशों को वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन, तो रेशों का वर्गीकरण, स्रोत और रेशे। पादप रेशे क्या होते हैं? जूट, सन, कपास और हैम, ये पादप रेशे हैं। पादप रेशे कौन से हैं? जूट, सन, कपास, हैम। नंबर 2, जंतु रेशे, रेशम और ऊन। नंबर 3, पुनर्जीवित और संश्लेषित रेशे, ये नायलॉन, टेरिलीन एवं ओरियन। पुनर्जीवित और संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट सामग्री से पुनर्जीवित रेशे, तो एल्गीनेट, यार्न, कृत्रिम रेशम या रेयान या पुनर्जीवित सेलुलोज। सेकेंड, प्रोटीन सामग्री से पुनर्जीवित रेशे, मूंगफली प्रोटीन से एरिडिल और दूध कैसीन से फाइब्रियन। थर्ड, संश्लेषित रेशे, नायलॉन, टेरिलीन और ओरियन। 4, खनिज रेशे, कांच और अभ्रक। कपास के जैविक स्रोत और कुल लिखिए। देखिए कपास के बारे में, गोसिपियम हर्बेसेम की खेती की प्रजाति के बीज एपिडर्मल, ट्राइकोम और गोसिपियम की अन्य प्रजातियों वसा से मुक्त निष्फल मालवेसी कुल से संबंधित है कपास। ठीक, कपास के उपयोग क्या है? कपास का उपयोग फिल्टरिंग माध्यम के रूप में तथा सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। शोषक कपास रक्त, मवाद व बलगम को अवशोषित करता है। रेशम के जैविक स्रोत एवं कुल का नाम लिखिए। रेशम एक प्रोटीन फाइबर है। इसमें प्रोटीन फाइब्रोन होता है। रेशम बॉम्बिकस मौरी, मलबेरी रेशम कीट और बॉम्बेक्स की अन्य प्रजातियों के कोकून और एंथेरिया की प्रजातियों से प्राप्त फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊन के जैविक स्रोत, प्राप्ति और वितरण लिखिए। ऊन को एराइज भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस और भारत सहित विभिन्न देशों में होता है। अब कैटगट के 2 लाभ लिखिए। नंबर फर्स्ट, यह उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जहां एक अनअवशोषणीय टाँके एक
बाहरी शरीर के लिए एक आवश्यकता के रूप में जैसे जोड़ों, पुतिक मार्ग और मूत्र मार्ग में कार्य करता है। नंबर 2, इसका उपयोग जठरांत्र पथ के श्लेष्मल को टाँके लगाने के लिए किया जाता है, जहाँ एक अनअवशोषणीय टाँके से जीर्ण घाव या रक्तस्राव हो सकता है। ये कैटगट के 2 लाभ थे। नायलॉन टाँके क्या हैं? नायलॉन के सूक्ष्म तंतु को आवश्यक व्यास के स्ट्रैंड में लटकाया जाता है। ये टाँके मजबूत, जलरोधी तथा त्वचा एवं प्लास्टिक सर्जरी में उपयोग किए जाते हैं। अंतर्निहित तथा गहरे सीवन में क्या अंतर है? गहरे टाँकों की तकनीक एक सर्जिकल टाँका तकनीक है। यहाँ डॉक्टर टाँके को ऊतक की पतली परतों के नीचे रखता है, जो त्वचा के नीचे गहरे होते हैं। सीवन या तो बाधित या निरंतर हो सकते हैं तथा अधिकतर उन प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं जिनमें चेहरे की परत को बंद करना पड़ता है। अंतर्निहित टाँका तकनीक डॉक्टरों द्वारा इस प्रकार लागू की जाती है कि टाँका गांठ अंदर पाई जाती है, अर्थात उस क्षेत्र में या नीचे जिसे बंद करना होता है। इस प्रकार के सर्जिकल टाँके को सामान्यतः नहीं हटाया जाता है। यह अधिकतर तब उपयोगी होता है जब शरीर के गहरे कोनों में बड़े टाँके लगाए जाते हैं। टाँकों एवं लिगेचर की विशेषताएं लिखिए। ये विसंक्रमित होने चाहिए। इनकी सामर्थ्य उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जिसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक संभव हो उसमें कोई उत्तेजक नहीं होना चाहिए। नंबर 4, इनका गाज जितना संभव हो उतना कोमल होना चाहिए। यदि अवशोषित करने योग्य हो तो अवशोषण या का अनुमानित समय ज्ञात होना चाहिए। नंबर 6, टाँके एवं लिगेचर के इन वीवो अवक्रमण की माप सामान्यतः उन्हें 2 वर्गों में विभाजित करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लघु उत्तरीय। एब्जॉर्बेंट कॉटन का निर्माण, भंडारण और उपयोग लिखिए। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या है? निर्माण। गॉसिपियम का पौधा 2 से 4 मीटर ऊंचा 1 वर्षीय शाख होता है। बीज को बोने से 50-60 दिन के अंदर गॉसिपियम के फल परिपक्व हो जाते हैं। इन फलों के स्फुटन के पश्चात इसके अंदर स्थित रोएदार बीजों, इन्हें कॉटन बॉल कहा जाता है, को शुष्क मौसम में फलों से अलग कर लिया जाता है। अब इन बीजों को एक विशेष प्रकार का मशीन जो ट्राइकोम को बीजों से अलग कर देता है की सहायता से ट्राइकोम रहित कर लिया जाता है। बीजों से अलग किए गए कॉटन को रॉ कॉटन अथवा गिंड कॉटन कहा जाता है। अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात यही रॉ कॉटन यार्न अथवा धागों में परिवर्तित हो जाता है। कॉटन का बीज तेल तथा खली के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। भंडारण क्या है? इसे कागज में लपेटकर तथा धूल, जीवाणु और स्पोर्स आदि से बचाकर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होने पर यह भंगुर हो जाता है तथा इसकी अवशोषण की क्षमता समाप्त हो जाती है। उपयोग फिल्टरिंग मीडियम के रूप में, विस्फोटक सामग्री के निर्माण में। इसका उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। यह रक्त, म्यूकस, मवाद आदि को अवशोषित कर घाव को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाता है। वस्त्र उद्योग में। अब क्वेश्चन नंबर 2, रेशम व ऊन का विवरण व भौगोलिक स्रोत लिखिए। भौगोलिक स्रोत चीन, जापान, इटली, फ्रांस तथा भारत। विवरण सिल्क के धागे अति महीन, ठोस, मुलायम, आर्द्रताग्राही तथा पीले रंग के होते हैं। इन धागों की रगड़ से विद्युत पैदा हो जाती है। ऊन। भौगोलिक स्रोत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस तथा भारत। ऊन एक ढाला, लचीला, चमकदार, मुच्छायुक्त, मुलायम, फिसलहट युक्त सतह वाला आर्द्रताग्राही ऊन का बाल होता है। ऊन का बाल, ठीक। ऊन के फाइबर्स की लंबाई 6 से 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 से 60 माइक्रोन होती है।
ऊन का फाइबर बेलनाकार होता है तथा 3 परतों से बना होता है। ए क्यूटिकल, दूसरा है कार्टेक्स और तीसरा है मेडुला। क्यूटिकल क्या होता है? यह ऊन की सबसे बाहरी परत होती है तथा एपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बी कॉर्टेक्स, यह परत क्यूटिकल के नीचे स्थित होती है जिसकी रेशेदार कोशिकाएं स्पाइंडल के आकार की होती हैं। मेडुला, यह ऊन के सबसे भीतर की परत होती है। इसकी कोशिकाएं पॉलीहेड्रल अथवा गोलाकार होती हैं। इन कोशिकाओं में रंजन पदार्थ की उपस्थिति के कारण ऊन गहरे रंग की होती है। 4. ऊन 66% सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यूऑक्स में अविलयशील होती है। ऊन में सल्फर युक्त अमीनो एसिड की उपस्थिति के कारण यह लेड एसीटेट तथा क्षारों के साथ काला रंग देती है। रेयान का निर्माण व विवरण लिखिए। रेयान का निर्माण उपरोक्त विधि से प्राप्त सेलुलोज को, उपरोक्त विधि जो ऊपर दी गई थी, पढ़ी अभी हमने, 15 से 20% कास्टिक सोडा विलयन में 2 घंटे तक रखने के पश्चात उसे खूब निचोड़ते हैं। देखिए, सेलुलोज को 15 से 20% कास्टिक सोडा विलयन में 2 घंटे तक रखने के पश्चात उसे खूब निचोड़ते हैं। इस प्रकार केक के समान प्राप्त पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे बंद पात्र में इसकी 60% मात्रा के बराबर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाकर रख देते हैं। इस प्रकार सेलुलोज फूल कर नारंगी रंग के जिलेटिन के समान पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह पदार्थ 1 से 2 दिन में परिपक्व होकर सेलुलोज जेनथेट नामक गाढ़े द्रव में बदल जाता है। अब इसे एक छिद्रित धातुई प्लेट के द्वारा एक पात्र में डालते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम सल्फेट भरा होता है। इसमें सेलुलोज जेनथेट कोएगुलेट होकर महीन धागों में परिवर्तित हो जाता है। इन धागों को जल तथा 0.3 से 0.4% सोडियम सल्फाइड के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर धोकर इसमें उपस्थित बची हुई सल्फर को दूर कर लिया जाता है। विवरण: रेयान के धागे पारदर्शी होते हैं जिनका व्यास 25 माइक्रोन होता है। 2. नमी की उपस्थिति से रेयान का टेंसाइल स्ट्रेंथ 60% तक कम हो जाता है। नंबर 3. सर्जरी में मुख्यतः विस्कस रेयान उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए रेयान कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एसीटेट रेयान, क्यूपरा अमोनियम रेयान, विस्कोस रेयान और नाइट्रेट रेयान। नंबर 5. कॉटन की अपेक्षा विस्कस रेयान में 1.5 गुना अधिक तनाव झेलने की क्षमता पाई जाती है। प्रश्न 4 है, पुनर्जीवित रेशों या रेयान का निर्माण और विशेषताएं लिखिए। निर्माण: वर्तमान में रेयान विस्कॉस विधि का द्वारा निर्मित किया जाता है। सेलुलोज के लुगदी रूप में शंकुधारी लकड़ी से विस्कॉस रेयान से संसाधित किया जाता है। लुगदी में लगभग 80 से 90% सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज होते हैं। 2. सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सेलुलोसेट का उत्पादन करने के उपचार किया जाता है तथा फिर सोडियम सेलुलोज जेनथेट के चिपचिपे विलयन का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड तथा सोडियम टाइड्राक्साइड के साथ उपचार किया जाता है। नंबर 3. पकने के बाद इस विलयन को लगातार तंतुओं को बनाने के लिए सोडियम सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में बारीक नलिकाओं के माध्यम से गुजारा जाता है। इन जंतुओं को सूत बनाने के लिए एक साथ खींचा जाता है, जो कि सल्फराइज्ड, विरंजित, धुला, मुड़ा हुआ और शुष्क होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करेंगे। सिल्क और पुनर्जीवित फाइबर का स्रोत तैयार करने एवं पहचान करने की विधि का वर्णन करें। ये 2012, 14 और 19 में आया था। सिल्क और पुनर्जीवित फाइबर का स्रोत तैयार करने एवं पहचान करने की विधि का वर्णन करें। जैविक स्रोत क्या है? सिल्क फाइबर का निर्माण बम्बेक्स
मोरी देखिए सिल्क होता है बम्बेक्स मोरी तथा अन्य प्रजातियों के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यह लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जंतु है। ये ऑर्डर है इसका। भौगोलिक स्रोत है भारत, जापान, चीन, फ्रांस, इटली। और खेती एवं संग्रहण, इसका कल्चर सेरीकल्चर तकनीक द्वारा किया जाता है। सिल्क के कीटों को मलबेरी के पौधों पर छोड़ा जाता है जहां वे भोजन कर वृद्धि करते हैं तथा अंडा देते हैं। अंडा सिल्क के बारीक धागों के कैप्सूल में अंदर होता है जिसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है जिससे समय से पहले विकसित ना हो जाए। सिल्क के कीट मलबेरी, जिसे शहतूत कहते हैं, के पत्ते खाते हैं। 4 से 5 सप्ताह में वयस्क हो जाते हैं। सिल्क कीट लार्वा से पुपल स्टेज में जाते समय अंडाकार कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून को पुपल स्टेज में एकत्र कर 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर मार दिया जाता है अथवा स्टीम द्वारा गर्म कर मार दिया जाता है। कोकून की ग्रेडिंग, इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है जिससे सेरीसिन ढीला हो जाए और सिल्क फाइबर आसानी से निकल सके। इसमें लगभग 1200 मीटर धागा होता है। धागे में 2 सिल्क फाइबर होते हैं जो ग्लू द्वारा चिपके होते हैं। एक सिल्क के धागे का निर्माण घुमाते हुए 2 से 15 कोकून से धागे एकत्र किए जाते हैं। गुण क्या है? सिल्क के धागे मुलायम, चिकने एवं ठोस होते हैं। सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। इनमें पर्याप्त मजबूती होती है। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड के घोल तथा 66% H2SO4 एवं क्यूऑक्साम जेंट में घुलनशील होता है। रासायनिक संगठक क्या? सिल्क फाइबर एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसमें फाइब्रोइन कहा जाता है। यह हाइड्रोलाइज होकर अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन और एलानिन देता है। उपयोग, यह शल्य क्रिया के बाद अंगों की सिलाई में प्रयुक्त होता है तथा बारीक सीप के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। पुनर्जीवित फाइबर क्या होते हैं? देखिए, रीजनरेटेड फाइबर का निर्माण प्राकृतिक रूप से निर्मित लॉन्ग चेन के अणुओं को परिवर्तित कर फाइबर बनाया जाता है। स्रोत, विस्कस रेयॉन पुनर्जीवित फाइबर होता है जिसका निर्माण काष्ठ के सेलुलोज तथा पीसिया एबीज से, जो पाइनेसी कुल का पौधा होता है। काष्ठ सेलुलोज में 80 से 90% सेलुलोज तथा शेष हेमी सेलुलोज होता है। वर्णन, काष्ठ सेलुलोज को 15 से 20% कास्टिक सोडा के घोल में मैसिरेट किया जाता है जिससे हेमी सेलुलोज काष्ठ से अलग हो जाता है। सेलुलोज बाहर निकलता है तब कि इसका वजन मूल भार से 4 गुना हो जाता है। क्षारीय सेलुलोज को टुकड़ों में किया जाता है तथा बंद पात्र में 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड से क्रिया कराया जाता है। सेलुलोज पीले रंग के होते हैं तथा गंध आती है। यह 3 से 4 घंटे में जिलेटिन जैसा हो जाता है। यह 24 से 48 घंटे में गाढ़े द्रव में बदल जाता है। सेलुलोज जैंथेट कहलाता है। इस गाढ़े द्रव से रेयॉन बनाया जाता है। इसे विस्कस कहा जाता है। गाढ़े द्रव को छानकर इसे धातु के नोजल द्वारा दाब से कोएगुलेटिंग बाथ में डाला जाता है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम सल्फेट होता है। इस विधि से विस्कस रेयॉन के धागे बन जाते हैं। रेयॉन सफ़ेद चमकीला धागा होता है जिसकी शक्ति 2/3 से तथा कॉटन की तुलना में आधा होता है। गीला होने पर शक्ति 60% घट जाती है। यह सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है। इसमें अल्प मात्रा में सल्फर होता है। उपयोग, सर्जिकल ड्रेसिंग के निर्माण में तथा कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वनस्पति एवं एनिमल स्रोत के फाइबर का परीक्षण, देखिए, पहचान के लिए परीक्षण टेस्ट का नाम वनस्पति एवं पुनर्जीवित फाइबर और जंतु एवं पुनर्जीवित प्रोटीन फाइबर। पिक्रिक अम्ल के घोल में उबालने पर स्थायी पीला दाग नहीं उत्पन्न होता है और
और जंतु एवं पुनर्जीवित प्रोटीन फाइबर में पीला दाग उत्पन्न हो जाता है। और मालिश रिएजेंट के साथ क्रिया करेंगे वनस्पति और पुनर्जीवित फाइबर की तो बैंगनी रंग उत्पन्न होगा, और जंतु एवं पुनर्जीवित प्रोटीन के साथ फाइबर करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए जलाने पर क्या होगा। जो प्राकृतिक है पुनर्जीवित वो क्या करेगा, दुर्गंध नहीं आती या धुआं नहीं आता, सफ़ेद राख बनता है। और जो जीव से प्राप्त होता है पुनर्जीवित दुर्गंध के साथ जलता है, बीड़ बनता है, धुआं लिटमस के प्रति क्षारीय होता है। आयोडीन के घोल के साथ ब्लू रंग उत्पन्न करता है प्राकृतिक, और ये जो जीव से मिलता है पीला रंग उत्पन्न करता है। वो शाम घोल के साथ घुल जाता है तथा ब्लू रंग उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है जीव वाले में। और मिलन्स रिएजेंट के साथ उबालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता प्राकृतिक में, लेकिन जीव वाला लाल दाग उत्पन्न करता है। और 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर लेड एसीटेट डालने पर प्राकृतिक होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो जीव से प्राप्त होगा ऊन काला अपक्षेप देता है, सिल्क सफ़ेद अपक्षेप देती है। सर्जिकल ड्रेसिंग में अगला क्वेश्चन, सर्जिकल ड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाले रेशों का वर्णन कीजिए। सर्जिकल ड्रेसिंग एक कॉमन शब्द है जो कई प्रकार के पदार्थों एवं उनके संयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग पदार्थों का उपयोग सुरक्षा प्रदान करने, ढकने, अवशोषण, सहारा देने के लिए किया जाता है, जिससे घाव शल्य क्रिया के स्थान पर सुरक्षित बने रहें तथा जल्द ठीक हो जाएं। सर्जिकल ड्रेसिंग साफ सुथरा, जीवाणुहीन, खुले धागे रहित होना चाहिए। सर्जिकल ड्रेसिंग पदार्थ निम्न समूहों में व्यक्त किए गए हैं। मौलिक घाव के ड्रेसिंग के पदार्थ, अवशोषक, बैंडेज, चिपकने वाले टेप, सुरक्षाकारी पदार्थ। मौलिक घाव के लिए ड्रेसिंग के पदार्थ क्या होते हैं? इनका उपयोग घाव चीरा के स्थान पर किया जाता है, जिसमें ये घाव से निकले स्राव को अवशोषित कर सकें, अतः इन्हें जीवाणुहीन होना आवश्यक होता है। इसके लिए अवशोषक कॉटन एवं गाज का प्रयोग किया जाता है। रुई साफ सुथरा एवं फार्माकोपिया ग्रेड के होने चाहिए। प्रयोग से पूर्व इन्हें जीवाणुहीन कर प्रयोग में लाया जाता है। गॉज उपयुक्त मेष एवं मोटाई के होने चाहिए। घाव पर प्रयोग के बाद ये चिपक जाते हैं, हटाने पर दर्द होता है, अतः आजकल बिना चिपकने वाले गॉज का निर्माण किया जाने लगा है। सेकंड, अवशोषक। अवशोषक के रूप में अवशोषक कॉटन का प्रयोग किया जाता है। यह घाव से निकलने वाले स्रावों को अवशोषित करता है। अन्य प्रकार के अवशोषक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉटन ऊन, गॉज पैड, कॉटन ट्रिप, एप्लीकेटर। प्रयोग के पश्चात फेंकने वाले सफाईकारी पदार्थ। नंबर थर्ड, बैंडेज। बैंडेज का प्रयोग ड्रेसिंग पदार्थों को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग से ड्रेसिंग पदार्थों का दाब बना रहता है तथा घाव को घर्षण से सुरक्षा मिलती है तथा सहारा प्रदान करते हैं। बैंडेज आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ये लचीले नहीं होते हैं, पर्याप्त यांत्रिक मजबूती होती है। सामान्यतः रोल किए गए बैंडेज तथा समलिन बैंडेज रोल का प्रयोग करते हैं। इस इलास्टिक बैंडेज में क्रैप बैंडेज, बुने हुए इलास्टिक बैंडेज का भी प्रयोग होता है। चिपकने वाले टेप क्या होते हैं? चिपकने वाले टेप दो प्रकार के उपलब्ध हैं, रबड़ युक्त चिपकने वाले टेप और एक्राइलिक चिपकने वाले टेप का प्रयोग होता है। रबड़ युक्त चिपकने वाले टेप उच्च गुणवत्ता, सस्ते एवं अच्छे चिपक जाते हैं। इनके द्वारा घावों पर अच्छी चिपक के साथ यांत्रिक मजबूती और घर्षण से छुटकारा मिलता है। एक्रेलिक टेप का प्रयोग शल्य क्रिया एवं शल्य क्रिया के पश्चात घाव को सुरक्षित रखने और त्वचा को दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। सुरक्षाकारी पदार्थ। सुरक्षाकारी पदार्थ का प्रयोग गीले आवरण प्रदान करने के लिए तथा त्वचा के स्थानीय गर्मी को रोकने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग कच्चे घावों पर किया जाता है, जिससे वे जल्द फर्मेंटेशन कर पक जाएं।
तथा अंदर का खराब पदार्थ बाहर निकल जाए। इसे प्लास्टिक शीट, ऑयल वैक्स कोटेड पेपर, रबड़ शीट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टाँके, सूचर्स बनाने में प्रयुक्त होने वाले तंतुओं का वर्णन कीजिए। सूचर्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में टाँके कहते हैं। टाँके एवं लिगेचर पदार्थों का उपयोग शल्यक्रिया के समय किया जाता है। टाँके एक प्रकार के विशेष धागे हैं जिनका उपयोग चीरा लगाए गए भागों को सिलकर पहले जैसी स्थिति लाने में किया जाता है, जबकि लिगेचर का प्रयोग रक्त वाहिकाओं, नसों इत्यादि को बांधने में किया जाता है। दोनों पदार्थों को उच्च गुणवत्ता युक्त और जीवाणुहीन होना आवश्यक होता है। टाँके दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अवशोषित होने वाले टाँके। नंबर 2, अवशोषित ना होने वाले। अवशोषित होने वाले टाँके इस प्रकार के टाँके लगाने के लिए कुछ दिनों बाद शारीरिक ऊतकों द्वारा पचा लिए जाते हैं, अतः उनका प्रयोग आंतरिक अंगों की सिलाई में किया जाता है, जिससे इसे काट कर हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार के सूचर में कैटगट टाँका होता है, जिसका निर्माण कोलेजन से किया जाता है, जो स्वस्थ जानवरों जैसे भेड़, अन्य पशुओं के संयोजी ऊतकों से प्राप्त होता है। और निर्माण क्या है, कैटगट का निर्माण सबक्यूकोसा में किया जाता है। जंतुओं के छोटी आंत से किया जाता है। जंतुओं को मारने के बाद छोटी आंत के 8 मीटर भाग को अलग कर दिया जाता है, साफ कर लंबवत चीरा लगाकर खोल दिया जाता है तथा पतले पतले रिबन के रूप में काट कर बनाया जाता है। सबसे अंदर का म्यूकोसा सतह तथा बाहरी 2 सतह हटाया जाता है, केवल सब म्यूकोसा रह जाता है। इन रिबनों को लंबवत खींचा जाता है अथवा तनाव के साथ घुमाया जाता है, जिससे एक समान धागा जैसे हो जाते हैं। उन्हें सुखाया जाता है। इन धागों को पॉलिश किया जाता है, जिससे वे खुरदरे ना रह जाएं। इन्हें अधिक चिकना भी नहीं बनाया जाता है। इनकी मोटाई एक समान बनाए रखने के लिए गेज से मापन किया जाता है। उपयुक्त लंबाई में काट कर शुष्क ताप अथवा विकिरण विधि द्वारा जीवाणुहीन कर तुरंत जीवाणुहीन रैबरों में बंद कर सील कर दिया जाता है। सर्जिकल कैटगट को क्रोमिसाइज करने के लिए उन्हें क्रोमियम लवण के घोल में डाला जाता है। इससे ऊतकों में रंग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, अतः ये तेजी से शरीर में रंग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के प्रतिरोधी हो जाते हैं, अतः ये तेजी से शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। फेसिया लाटा, जिसे उरुप्रावृणी ताननी कहा जाता है, जंतुओं में जंघे से निकाला जाता है। इसका उपयोग हार्निया की मरम्मत के लिए किया जाता है। मूत्र के अनैच्छिक रिसाव को रोकने के लिए यूरेथ्रल स्लिंग लगाया जाता है, जिसमें मूत्राशय के द्वार संकरा हो जाए और अनैच्छिक मूत्र स्राव न हो। कंगारू के टेंडन का उपयोग भी हार्निया के रिपेयर और अस्थि की सर्जरी में प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित अवशोषण टाँके। कुछ संश्लेषित अवशोषण टाँके भी बनाए गए हैं, जिनका निर्माण लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। इनके अत्यधिक तनाव की क्षमता होती है। हाइड्रोलिसिस द्वारा पूर्णतया अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित नहीं होने वाले टाँके। शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं होने वाले टाँकों का प्रयोग बाह्य त्वचा पर किया जाता है। जब घाव भर जाता है तो उन्हें काट कर निकाल दिया जाता है। शारीरिक द्रव्यों द्वारा ये प्रभावित नहीं होते हैं तथा हाइड्रोलिसिस द्वारा ये विखंडित नहीं होते हैं। इस प्रकार से प्रयुक्त टाँके सिल्क, कॉटन, लिनेन, नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा जंग रहित स्टील के बने होते हैं। सिल्क टाँके। सिल्क के धागे को घुमाकर एकल धागा तैयार किया जाता है। बड़े पैमाने पर धागों को आपस में घुमाकर धागा तैयार किया जाता है, जिससे पर्याप्त मजबूती बनी रहे। सिल्क के टाँके मजबूत, चिकने तथा ऑटोक्लेव द्वारा जीवाणुहीन किए जा सकते हैं अथवा विकिरण द्वारा जीवाणुहीन किए जा सकते हैं। ठीक है।
कॉटन के टाँके, इनका प्रयोग अंदरूनी भागों में टाँके में नहीं किया जाता है। इनमें धागों की मजबूती अपेक्षाकृत कम होती है। इन अंदरूनी भाग में नायलॉन टाँके, संश्लेषित पॉलीएमाइडों का नायलॉन कहा जाता है। नायलॉन के पतले तंतुओं को आपस में ऐंठ कर मजबूत धागा तैयार किया जाता है। इनका प्रयोग त्वचा की सिलाई तथा प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। इन्हें ऑटोक्लेविंग विकिरण अथवा इथाइलीन ऑक्साइड द्वारा जीवाणुहीन किया जाता है। लिनेन टाँके, लिनेन टाँके का प्रयोग अलसी के डंठलों से प्राप्त फाइबर से होता है, जिन तंतुओं को आपस में ऐंठकर धागा बनाया जाता है। इस प्रकार के धागा मजबूत एवं सस्ते होते हैं। पॉलीएस्टर टाँके, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक अम्ल के पॉलीएस्टरों से निर्मित धागों का प्रयोग भी किया जाता है। धातु के टाँके, जंग रहित स्टील तथा चांदी के पतले तंतुओं से भी टाँका बनाया जाता है। इनका प्रयोग भी टाँकों के रूप में किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, सर्जिकल ड्रेसिंग शब्द का प्रयोग घाव को ढकने के लिए अकेले या संयोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को शामिल करने के लिए किया जाता है। ड्रेसिंग के आवेदन का उद्देश्य घाव की रक्षा करना और उचित उपचार का पक्ष लेना है। एक सामग्री जो ड्रेसिंग को वांछित स्थिति उसे पट्टी के रूप में जाना जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग की तैयारी के लिए फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ड्रेसिंग निम्नलिखित कार्यों के लिए की जाती है: संक्रमण को कम करना या रोकना। नंबर 2, घाव भरने के लिए सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 3, ऊतकों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। ये सर्जिकल ड्रेसिंग का बात है। फार्माकोपिया के उल्लेखनीय सर्जिकल ड्रेसिंग को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। नंबर 1, उपयोग करने से पहले उन्हें स्टेरिलाइज करना चाहिए। उन्हें 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अच्छी तरह से हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए। उनका उपयोग केवल निर्धारित सांद्रता में अनुमत एंटीसेप्टिक के साथ किया जाना चाहिए। नंबर 4, उन्हें तब तक रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो मोनोग्राफ में उल्लेख न किया गया हो। नंबर 5, चिपकने वाले उत्पादों को जमने नहीं देना चाहिए। नंबर 6, ड्रेसिंग में कोई ढीले धागे, रेशे वाले सिरे नहीं होने चाहिए। देखिए, ड्रेसिंग को इस प्रकार वर्गीकृत किया। फाइबर, गैर औषधीय फाइबर जैसे शोषक, कपास, ऊन, रेयान, रेशम, ये गैर औषधीय फाइबर हैं। और औषधीय फाइबर, बोरिक एसिड ऊन, शिमला मिर्च ऊन, ठीक है। और बी नंबर, कपड़ा, ये बुनी हुई सामग्री है। ये औषधीय या गैर मध्यस्थ हो सकते हैं। उदाहरण, एब्जॉर्बेट लिट, एब्जॉर्बेट रिबन गॉज, एब्जॉर्बेट गॉज आदि। नंबर सी, पट्टियाँ, बैंडेज, ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग ड्रेसिंग को बनाए रखने के लिए किया जाता है और त्वचा के लिए अनुप्रयोगों की दवा के लिए सहायता प्रदान करता है। ये वाटरप्रूफ होते हैं। बैंडेज दो तरह के होते हैं, ये इलास्टिक हो सकते हैं और गैर लोचदार, चिपकने वाला या गैर चिपकने वाला। ए नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, क्रेपेम्बेंज, डोमिट बैंडेज और कॉटन एंड रबर इलास्टिक बैंडेज। और बी मेडिकेटेड बैंडेज क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, जिंक पेस्ट बैंडेज। डी रबड़ और तेल गर्भवती सामग्री, बेलाडोना स्वयं चिपकने वाला प्लास्टर, जिंक ऑक्साइड स्वयं चिपकने वाला प्लास्टर। सर्जिकल ड्रेसिंग को मोटे तौर पर बुने हुए ड्रेसिंग और गैर बुने हुए ड्रेसिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बुना ड्रेसिंग, कपास, रेशम, ऊन का उपयोग कई प्रकार की बुनी हुई ड्रेसिंग तैयार करने के लिए किया जाता है। बाजार में उपलब्ध कुछ बुने हुए कपड़े निम्नलिखित हैं: शोषक लिंट, फ्लालैंड बैंडेज, डोमेट बैंडेज और क्रैम्प बैंडेज। नंबर 5, गैज और सेलुलॉइड बैंडिंग ऊतक। सर्जिकल कैटगट का वर्णन कीजिए। देखिए, सर्जिकल कैटगट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। सर्जिकल कैटगट ऐसे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो प्राणियों की आंतों में मिलने वाले रेशों से
बनते हैं। उन्हें अक्सर भेड़ों या बकरियों की आंतों से बनाया जाता है। हालांकि सूअरों, घोड़ों, गधों और खच्चरों की आंतों का भी प्रयोग पाया जाता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। ये देखिए कैटगट है सर्जिकल। कैटगट का सीवन एक प्रकार का सर्जिकल टाँका है जो शरीर के अपने प्रोटीआयलेटिक एंजाइमों द्वारा स्वाभाविक रूप से अपक्रमित होता है। अवशोषण 90 दिनों तक पूरा होता है और पूर्ण तन्यता ताकत कम से कम 7 दिनों तक बनी रहती है। यह अंतिम विघटन इसे तेजी से ठीक होने वाले ऊतकों और शारीरिक संरचनाओं में उपयोग के लिए अच्छा बनाता है, जिन्हें टाँके हटाने के लिए फिर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। विशेष उत्कृष्ट हैंडलिंग सुविधाओं के कारण टाँके में उच्च गांठ पुल तन्य शक्ति और अच्छी गांठ सुरक्षा है। इसका उपयोग सभी सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्य क्लोजर, ऑप्थेल्मिक, ऑर्थोपेडिक्स, प्रसूति, स्त्री रोग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी शामिल है। यह कैंसर, एनीमिया और कुपोषण के रोगियों में तेजी से अवशोषित होता है। कैटगट को बड़े पैमाने पर सिंथेटिक शोषक पॉलीमर जैसे विक्रिल और पॉलीडाइऑक्सिनोन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। कैटगट टाँके को उनके लचीलेपन को बनाए रखने के लिए एल्कोहल के घोल में पैक किया जाता है और पैकेजों को या तो कोबाल्ट 60 गामा विकिरण या एथिलीन ऑक्साइड द्वारा निष्फल किया जाता है। कैटगट की संरचना शरीर द्वारा सामग्री को आसानी से तोड़ने की अनुमति देती है। चूँकि यह 98% कोलेजन से बना है, इसलिए प्रोटियोलिसिस बायोडिग्रेडेशन प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोटियोलाइटिक साधनों द्वारा सामग्री को पूरी तरह से पचने में लगभग 70-90 दिन लगते हैं। इन क्षेत्रों में घावों के लिए कैटगट का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, जहां ऊतक तेजी से पुनः उत्पन्न होता है। तो ये सर्जिकल और चैप्टर पूरा हमारा खत्म हो गया है। धन्यवाद।